गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मांग की लोच की माप की विधियों की। इस वीडियो से पहले आपने मांग की लोच की माप की कुछ विधियों के बारे में जाना था, जिसमें फ्लक्स की प्रतिशत विधि, बिंदु लोच विधि और मार्शल की कुलवे विधि थी। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है चाप लोच विधि। चाप लोच विधि के अंतर्गत एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जिसकी सहायता से मांग की लोच हमें ज्ञात होती है। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ लेते हैं वो इस तरीके से कुछ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 अपॉन P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ये जो Q1 है ये है पहले की मात्रा और Q2 है जो ये है बाद की मात्रा। इसी प्रकार से P1 है जो पहले की कीमत है और P2 है जो बाद की कीमत। तो इस तरीके से हम इनको बताते हैं कि ये जो Q1 है ये P1 है, P2 है, Q2 ये क्या क्या है। तो ये इनके अर्थ है सिंपली। और नॉर्मली इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से हल करें चाप लोच की सहायता से। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आप समझ पाओगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करें और किस तरीके से जो लोच है वो ज्ञात करें। तो सिंपली एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत मैं प्राइस लिखता हूँ 5 से बढ़कर 10 हो जाती है। 5 से बढ़कर कितनी हो गई है, 10। इसका मतलब ये है कि जो पहले था इसको हम P1 कहेंगे, ठीक है, और बाद में होती है वो कितनी, P2। किसी वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर कितनी होगी, 10। पहले वाले को P1 और बाद वाले को P2 कहेंगे। तो उस वस्तु की मांग Q1, पहले वाली Q1 हो जाएगी। तो उस वस्तु की मांग 20 से घटकर जैसे कीमत बढ़ेगी मांग घटेगी, क्योंकि मांग का ये नियम है। ये घटकर 10 हो जाती है। जैसे कीमत 5 रुपये थी, 5 से बढ़कर 10 हुई, तो क्वांटिटी 20 से घटकर कितनी हो गई है, 10 इकाइयाँ हो गई है। तो ये पहले की मात्रा थी और ये हो जाएगी बाद की मात्रा। तो इस तरीके से Q1 और Q2 है जो हम ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं इसमें कि क्या कंडीशन आई है। तो सबसे पहले Q1 और Q2 इस तरीके से लिखेंगे। तो फॉर्मूले के आगे मैं लिखता हूँ, जिसमें सबसे पहले Q1 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10, फिर P1 माइनस P2, फिर ये P1 माइनस ये है 5 माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 10। ये P1 है, ये P2 है। तो इस तरीके से इनको हम क्या करते हैं,
लिखते हैं और इसको आगे हम हल करेंगे। अब एक चीज़ और है इसमें, आप देख रहे हैं कि जैसे ये मेन बट्टे लाइन है, तो बट्टे में यदि बट्टे कोई हो तो वो क्या है, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। और किस तरीके से इनको लिखना चाहिए हमें, तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। बट्टे में बट्टा हो तो नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है चापलूज को, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। अब बट्टे वाली जो संख्या है ये सबसे ऊपर चली जाएगी इधर, ये है P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2। ये जो सबसे नीचे जो संख्या थी ये कहाँ चली गई है, अब ऊपर आ गई है। ठीक है, यदि इसके नीचे ये सपोज करो हम यहाँ लिखते हैं P1 प्लस P2, सॉरी ये आएगा पहले माइनस का, P1 माइनस P2 और P1 प्लस P2। तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और ये है जो नीचे ही रहेगी। ठीक है, मेन बट्टा लाइन अभी यही समझ रहे हैं हम। तो इसको हम क्या है, पलट के लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि माइनस वाला तो ऊपर चला जाएगा और ये जो नीचे रह जाएगा। जैसे इसमें दिखाया गया है कि ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये जो नीचे था इसको अब माइनस, ऊपर माइनस का था नीचे प्लस का था, तो इसको पलट के लिखना है, प्लस वाला ऊपर हो जाएगा और माइनस वाला नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है जब बट्टे में बट्टा हो तो इस सूत्र को सीधा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होता है, सीधा आप इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी क्रम में आगे लिखते हैं। तो आगे मैं इसको लिख रहा हूँ 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10। अब ये जो बट्टे में थी आगे चली जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। 5 प्लस 10 अपॉन 5 माइनस 10। 20 में से 10 घटाएंगे तो जो संख्या बचेगी वो आ जाएगी 10, इधर आ जाएगा 10 और 20 30, इंटू में ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा माइनस का 5। थोड़ा और इसको हल करें तो ये इसको गुणा कर देते आपस में, तो ये आ जाएगा बराबर 150, ये आ जाएगा 150 माइनस का। तो इस तरीके से ऊपर भी 150 और नीचे भी 150, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि मांग की लॉज क्या होती है, ऋणात्मक। तो -1, तो मांग की लॉज इकाई के क्या है, बराबर है। मांग की लॉज कहा जाता है E = 1, मांग की लॉज इसमें आई है इकाई के बराबर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मांग की लॉज हमने ये निकाली है। तो इस तरीके से आप अपनी इच्छा से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और इस तरीके से आप जो मांग की लॉज को ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। इसमें ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यूज़ लेते हैं। बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, जो सामान्यतः मांग की लॉज के संबंध में बताया जाता है। तो मांग की लॉज का सिंपल एक फॉर्मूला और है, मांग की लॉज। इसका जो सिंपली फॉर्मूला है वो है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में अनुपातिक भी लिखा आता है कई जगह, मांग में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। तो इसको इस तरीके से भी हम लिखते हैं। तो इसको यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स की प्रतिशत विधि है उसमें सीधा प्रतिशत वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। दोनों तरीके से किससे भी कर सकते हैं हम। अब है कि इसको किस तरीके से यूज़ में ले, इस फॉर्मूले को हम
तो हम क्वेश्चन लेते हैं। एक जगह लिखते हैं प्राइस और एक जगह लिखते हैं क्वांटिटी। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर 20 होने पर, पहले कीमत कितनी थी 10 थी, कितनी होगी 20, तो मांग मात्रा 100 से घटकर 40 हो जाती है। कीमत है पहले 10 से 20 बढ़ी तो मांग का नियम है, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। तो मांग मात्रा क्या हुई 100 से घटकर 40 इकाइयाँ हो गई है। अब हम बात करें, इसमें भी वही चीज़ आती है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ में लेते हैं। तो इसका जो मांग में प्रतिशत परिवर्तन का जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन भी लिख सकते हैं, वो भी इसी तरीके से P2 माइनस P1 अपॉन P1। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा अपॉन पहले की मात्रा। तो मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको, बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा अपॉन पहले की मात्रा। तो इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा बाद की कीमत माइनस पहले की कीमत अपॉन पहले की कीमत। अब हमें यह देखना है कि पहले और बाद की कौन सी है। तो हमने जो क्वेश्चन लिखा था हमारा, हमने लिखा था किसी वस्तु की कीमत 10 से बढ़कर कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। तो पहले कितनी थी, ये P1 हो जाएगी, बाद में कितनी हो जाती है, ये P2 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्वांटिटी पहले कितनी थी, इसको कहेंगे Q1, और बाद में कितनी हो जाती है, इसको कहेंगे Q2। तो इसी तरीके से थोड़ा है ना, जो ये P1 और P2 और Q1 Q2 को हम निकालते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ में लेते हुए मांग की लॉस ज्ञात करके देखते हैं कि कितनी आती है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पहले इसको हल करके लिखते हैं, फिर इसको, तो इसको थोड़ा एक बार मिटा देते हैं और आंकड़े लिखते हैं लॉस के। ये है Q2 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 अपॉन 100, और कीमत वाला भी हमें निकालना पड़ेगा। ये कीमत और मांग में प्रतिशत परिवर्तन के फॉर्मूले, इनको यूज़ में लेना पड़ेगा। ये है 20 माइनस 10 बटे 10। थोड़ा और इसको हल करें तो ये आ जाता है 40, ये आ गया माइनस का 60 अपॉन 100, यह इसको लिखेंगे 0.6 माइनस का, और इधर ये आ जाएगा 10 बटे 10। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1। तो इस तरीके से ऊपर आया लिख देते हैं कितना प्रतिशत पड़े, तो माइनस का 0.6 आ गया, क्योंकि मांग की लॉस हमेशा ऋणात्मक ही होती है। तो यदि आप माइनस नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि मांग की लॉस हमेशा कैसे आती है, माइनस में ही आती है। तो इसमें कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आया है एक का 0.6 में भाग लेंगे तो 0.6 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब मांग की लॉस कितनी आई है, ये आई है इकाई से कम, यानी 1 से कम आया इसका आंसर। तो इसलिए मांग की लॉस क्या होगी, यहाँ इकाई से कम होगी। तो यहाँ लिखेंगे E लेस देन 1, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मांग की लॉस इकाई से कम है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके अलावा मैंने आपको बिंदु लॉस विधि और बताई थी, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल जो क्वेश्चंस के रूप में किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो उसमें एक व्यक्ति एक जगह खड़ा है, तो हम मानेंगे एक व्यक्ति है ए स्थान पे खड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, एक व्यक्ति ए स्थान पे खड़ा है, उसके आगे 3 किलोमीटर पे, उसके आगे यानी ऊपर की ओर 3 किलोमीटर पर एक कार चल रही है। कितना दूरी है इसका, 3 km। और जहाँ वो खड़ा है उसके पीछे 7 किलोमीटर पर एक कार और चल रही है। तो जहाँ वो व्यक्ति खड़ा है उस स्थान की लोच क्या होगी,
तो हम ये बिंदु लोच विधि के द्वारा इसको हम ज्ञात करते हैं। तो बिंदु लोच विधि है तो आप जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है बिंदु से नीचे का भाग, बिंदु से नीचे का भाग अपॉन बिंदु से ऊपर का भाग। तो बिंदु से नीचे का भाग ये, जैसे मान लो ए बिंदु है तो बिंदु से नीचे कितने भाग है, 7 किलोमीटर है तो 7 लिख देते हैं। और ऊपर का भाग कितना है, 3 किलोमीटर है। तो इस तरीके से इसमें भाग लगाएंगे तो 2.33 आएगा। इसका मतलब मांग की लोच कितनी है, 1 से अधिक है। आंसर 1 से ज़्यादा है तो मांग की लोच को क्या कहते हैं, E > 1। यहाँ हो जाएंगी मांग की लोच E > 1। तो इस तरीके से मांग की लोच को या कहेंगे मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। तो मांग की लोच को इस तरीके से बताया जाता है कि इकाई से कम आई है या इकाई के बराबर आई है, ठीक है, या इकाई से अधिक है। तो मांग की लोच को केवल हम इतना ही नहीं कि आंसर निकाल के रख दिया, आपको ये और बताना चाहिए साथ में कि मांग की लोच की कंडीशंस क्या है, ये कम है या अधिक है या इक्वल है। तो ये चीज़ें हमें क्वेश्चंस में करनी चाहिए। तो मांग की लोच के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से थे। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।